गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करवा रहे हैं इकोनॉमी की करंट अफेयर सीरीज। इससे पहले मैं आपको पूरा माइंड मैप सीरीज में इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज करवा रही हूँ। उसी के साथ आज हम करंट अफेयर सीरीज करेंगे और इसके बाद हम करेंगे पीटी 365। ये हमारा प्रचंड सीरीज रहेगी। प्रचंड सीरीज में हम क्या करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे जो कि मैं माइंड मैप्स के थ्रू करवा रही हूँ, जो कि आज हमारा आधा हो चुका था चैप्टर 1। फिर हम करवाएंगे पीएमएफ आईएएस प्रीलिम्स मैक्सिमम, जो कि करंट अफेयर सीरीज रहेगी दिसंबर से जनवरी के बीच में। इसके बाद हम करवाएंगे पीटी 365 विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज इकोनॉमी की, जो कि हम एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर सीरीज में क्या टॉपिक रहे हैं। बैंकिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो हम रुपये का डेप्रिसिएशन देखेंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस देखेंगे, बैंक इज लॉ एक्ट देखेंगे, वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसीज देखेंगे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स देखेंगे, आरबीआई एंड रिलेटेड एक्सपेक्ट में टॉपिक नंबर 2 जो है कि आरबीआई सरप्लस, नेशनल स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स देखेंगे, संकल्प 2.0, इंडस्ट्री का मैरिटाइम विजन देखेंगे, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स देखेंगे, न्यू लेबर कोर्स देखेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन देखेंगे, पीएलआई स्कीम व्हाइट गोल्ड के साथ देखेंगे। और उसके बाद हम इन्फ्लेशन देखेंगे, इन्फ्लेशन कॉस्ट, इन्फ्लेशन इंडेक्स, इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क देखेंगे। ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स में हम देखेंगे रोड डेप एक्सपोर्ट इनिशिएटिव स्कीम्स देखेंगे, पीएलआई स्कीम देखेंगे, नेशनल टाइम रिलाइज स्टडी देखेंगे, टैक्सेशन में हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 देखेंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देखेंगे, जीएसटी रिफॉर्म्स देखेंगे, सिक्योरिटीज में हम उन्नत जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड देखेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग देखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस देखेंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट में हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे हुई है इंडिया की नाव हिंदू रेट ग्रोथ देखेंगे, मिसलिनियस टॉपिक्स के साथ लेबर एम्प्लॉयमेंट का देखेंगे। फिर उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी की बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे, रिपोर्ट इंडेक्सेस जहाँ पे फ्यूचर ऑफ जॉब 2025 रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स देखेंगे। फिर मिसलिनियस टॉपिक के साथ हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज हमारा बैंकिंग एंड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स को लेकर, जहाँ हमारा पहला टॉपिक रहेगा बैंकिंग के लिए रुपये का डेप्रिसिएशन कैसे होता है। जो इंडियन रुपी है रिसेंटली शो शार्प डेप्रिसिएशन अगेंस्ट यूएस डॉलर ड्रॉप टू ए न्यू लो ऑफ 19। यहाँ पे बताया गया है जो हमारा 90 का ग्रोथ रेट था वो पहले हमारा 2010 में 45 रुपीज़ था, फिर वो बढ़कर हुआ था 2018 में 68 और 2025 में हुआ है वो 90। और ये यहाँ पे स्टक डाउन, इसको यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, यानी वी शेप रिकवरी की तरफ जाना चाहिए था, परंतु 2025 में ये यहीं पे स्टक डाउन हो चुका है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें इस वी शेप रिकवरी यानी किन्शियन थ्योरी को डेप्रिसिएशन के बाद जब इम्पोर्ट हाई जाएगा तो हमें उसकी बात करनी होगी कि ये डेप्रिसिएशन की साइकिल कर्व कैसे बनता है। अब इस कर्व में हम देखेंगे रुपये का डेप्रिसिएशन इज द फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ द रुपी अगेंस्ट द डॉलर इम्प्लीफाई द रुपी हैज़ बिकम लेस वैल्यूएबल एंड वीक अगेंस्ट द डॉलर। कि हमें बताया गया कि रुपी है जो कि डॉलर से वीक हो चुका है। अब उसके क्या कारण रहे हैं, क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडियन रुपी को वीकन करने में। पहला कैपिटल का आउटफ्लो, यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा फंड इतना अधिक मार्केट में ले लिया गया था कि जिस वजह से उन्होंने पूरी लिक्विडिटी फ्लो को कैच कर लिया और हमारे मार्केट की जो लिक्विडिटी फ्लो थी वो यहाँ पे रुक गई थी। जैसे ये हमारा इंडिया है, इन्वेस्टर्स ने पूरा यहाँ से पहले तो इन्होंने एफपीआई कर दिया, फिर उन्होंने जब रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ तो इन्होंने सब आउट कर लिया यहाँ से, मतलब कि सब अपना निकाल दिया अपना पैसा शेयर्स यहाँ से, जिस वजह से जो लिक्विडिटी थी, मनी की लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे बिल्कुल लो चली गई और लोगों की डिमांड यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई, लिक्विडिटी इनफ्लो पूरा तरीके से नहीं हो पाया आरबीआई के द्वारा। तो वो रिवर्स रेपो रेट के द्वारा इसे कम करने का प्रयास करेगा और ये हमारा पूरा रुपये का डेप्रिसिएशन कैपिटल आउटफ्लो की वजह से फंड ऑफ इंडियन मार्केट रिड्यूस हो जाएंगे और करेंसी की सप्लाई रुक जाएगी। दूसरा हम बात करेंगे वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। इसकी क्या बात की गई है कि जो मार्केट है वो हाई इंपोर्ट बिल सब्सिडी फॉर क्रूड ऑयल और गोल्ड के लिए, क्रूड ऑयल और गोल्ड की हमारी डिमांड हाई
रहती है हमेशा, जिस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे देखा गया है कि हमने हाई इंपोर्ट बिल ले लिया है और हमारे पास करेंसी आउटफ्लो कम था। उस वजह से हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट भी हो चुका है, क्योंकि हमने क्रूड ऑयल गोल्ड इतने महंगे मंगा लिए हैं, उसके बाद हमारा लिक्विडिटी फ्लो मार्केट में बिल्कुल लो हो चुका है। तभी तो आज हम देखेंगे हमारे सोने चांदी का भाव देखेंगे कितना हाइक पे जा रहा है। राइजिंग इन्फ्लेशन देखेंगे, स्ट्रॉन्गर रियल एक्सचेंज डिस्पाइट नॉमिनल डेप्रिसिएशन हैज इंक्रीज डोमेस्टिक प्राइस कंसर्न पोटेंशियल एक्सपोर्ट गेन्स की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इन पर। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट करेगा एक्सपोर्ट्स को। जैसे अगर हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा और हमारे रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से वहाँ पे हमें कंपटीशन मिल रहा है, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, कि सबको पता है कि रुपी का डेप्रिसिएशन है तो लोगों के पास कम वस्तुएं, मार्केट में अपना आउटफ्लो प्रतिस्पर्धा में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब बाजार में खड़ा रहेगा, ग्लोबल मार्केट में खड़ा रहेगा, तो उसके कंपटीशन इंडियन मार्केट्स के सभी और के विपरीत उसकी तरफ ज़्यादा हाइक करेंगे। इस वजह से हमारा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा। वही इंपोर्ट हमारे यहाँ पे कॉस्ट डेफिसिट में जाएगा, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हाई प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो जाएंगे और लोगों को इसमें असंतोष हो जाएगा और वो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी सप्लाई करने में नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये सर्कुलर इकोनॉमी का यहाँ पे रुक जाएगी। डिमांड और सप्लाई का पूरा रेशो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर रेमिटेंस वैल्यू। जो एनआरआईज जो हमारे बाहर से रेमिटेंस, जो हमारा डायस्पोरा है आउटर वर्ल्ड ऑफ द इंडिया, जो कि हमें रेमिटेंस भेजेगा, जो जिस देश की करेंसी में भेजेगा, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा। कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा तो हमारा जो रेमिटेंस के थ्रू हमारे करेंसी को ऊपर ले जाने, अप्रिशिएट करने में मदद मिलेगी। हम इसे कहेंगे स्ट्रेंथन रुपी कैसे होता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, एड्रेस करेंगे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन थ्रू पॉलिसी मेजर विल हेल्प मिटिगेट एंड एडवर्स अफेक्ट करेगा रुपी डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक प्राइस को लेकर। इससे इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा। फिर हमारे मॉनिटर करेंगे कैपिटल फ्लो को। मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन फॉरेन कैपिटल इनफ्लो एंड ट्रेड बैलेंस इज एसेंशियल फॉर करेंसी स्टेबिलिटी। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल रेट पॉलिसी फ्रेमवर्क है क्या। नॉमिनल एक्सचेंज रेट NER, NIR, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिमांड सप्लाई कंडीशन एंड सेंट्रल बैंक पॉलिसी। जो RBI का सेंट्रल बैंक पॉलिसी रहेगी, यानी RBI, अब इसको पता है कि हमारे पास डेप्रिशिएट में जा रहा है रुपये, तो FPI ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, नॉमिनल एक्सचेंज के द्वारा नियर वैल्यू को इंडिकेट करेगा इफेक्टिवनेस एप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए, और जो डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने के लिए रिवर्स रेपो रेट लगाएगा ये बैंक्स के साथ, जिस वजह से हमारा डिमांड और जो सप्लाई का पूरा सर्कुलर इकोनॉमी रहेगी वो बूस्टअप हो जाएगी। जब वो बूस्टअप हो जाएगी तो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट रुपी जो इफेक्टिव एप्रिसिएशन मोड पे चला जाएगा और डिक्रीज कर जाएगा सर्जेंट ओवरऑल एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन को। यहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट में क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपेयर द रिलेटिव प्राइजेस ऑफ फॉरेन गुड विद डोमेस्टिक गुड, लोअर रियल एक्सचेंज रेट कैन इम्प्रूव एक्सपोर्ट कम्पिटिवनेस। जिस वजह से रियल एक्सचेंज रेट में जो बाहर कम्पिटिवनेस बढ़ रही थी एक्सपोर्ट की वजह से, उस वजह से भी हमारा प्राइस एप्रिसिएशन होने की तरफ बढ़ जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजिम्स देखेंगे, जो कि ये फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है। सेंट्रल बैंक यूज रिजर्व टू मेंटेन ए फिक्स रेट। कुछ चीज़ों को जो RBI है वो फिक्स एक्सचेंज रेट के साथ रखता है, यानी कुछ चीज़ों को अपने पास संभाल कर रखता है कि जब डेप्रिशिएट होगी तो हम उस पर काम करेंगे। तो एक तो वो हेल्प कर जाएंगे रिजर्व मेंटेन करने में फिक्स रेट को। एक और मार्केट में जो डिमांड सप्लाई हाइक हुए थे प्राइजेस, उसको भी स्टेबलाइज कर देंगे, जिस वजह से एक फिक्स प्राइस कर देंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोर्ड 2019 की जिसे अमेंड 2022 में किया गया था, उसको वहाँ पे एक कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे MSP है, जो APMC में जो MSP हमें जो हमें कृषि फसल पे मिलती है, कि वो जैसे गेहूं की 2100-2200 के ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट में इससे ऊपर नहीं लिया जाएगा, और बाजरे के 2200 रुपये इससे ऊपर नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही फिक्स एक्सचेंज रेट कर दिए जाते हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट ड्रीवन विद नो इंटरवेंशन के साथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अप्रिशिएट किया जाएगा, मनी को मैनेज फ्लो कर दिया जाएगा, जिस वजह से डिमांड सप्लाई का सर्कुलर इकोनॉमी फ्लो मैनेज हो जाएगा। और RBI एक मैनेज फ्लो एक्सचेंज रेट के साथ आगे बढ़ेगी, जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट 2010 में RBI हैज़ फॉलोड ए मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और पोस्ट कोविड शिफ्ट के बाद 2022-24 में जो RBI ने एक फिक्स एक्सचेंज रेट अप्रोच अपनाई है, जहाँ पे स्टेबलाइज कर देते हैं रुपये को विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ, जो कि मैनेज करती है फ्लोइंग ऑफ और ईज करती है प्रेशर ऑफ द इंडियन रुपी पर।
अब हम बात करेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रेंथ्स क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेंथ कैसे काम करता है, ये अकोमोडेटिव मेथड पे काम करेगा जो सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, और पॉलिसी एक्शन में इंटरेस्ट के लो कर देगा, जिस वजह से बोरोइंग चीपर हो जाएगी, इंक्रीज कर देंगे स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को। जब हम अपनी स्पेंडिंग, जब आरबीआई इंटरेस्ट लोन में जैसे 3.3% मिल रहा है, तो उसको जब बढ़ा देगी, मतलब कम कर देगी, जिस वजह से हमारे जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे लोग, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो बैंक के पास पैसे आएंगे, बैंक के पास पैसे आएंगे तो उनके पास वो लिक्विडिटी को होल्ड पे कर लेंगे, और उसके बाद वो जब आरबीआई के पास जाएगा रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, तो फिर नियर के थ्रू जब वो वापस बैंक के पास जाएगा तो वो लिक्विडिटी पूरा सर्कुलेशन फ्लो बन जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के जो लोगों से हमने ले चुके हैं, अब हमारे पास इतना लिक्विडिटी फ्लो है कि हम एग्रीगेट डिमांड को पुल अप कर सकें। बाद में हम जो कि इसके इंडिकेटर रहेंगे, लो इन्फ्लेशन या स्लगिश ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। अब इसके न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, जो इन्फ्लेशन करेंगे बैलेंस, कंट्रोल करेंगे ग्रोथ, अलाउ फ्लेक्सिबल रेज और लोअर इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। वही है कि बैंक सस्ते ब्याज दर पर लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिस वजह से रेपो रेट और बैंकों के पास भी, आरबीआई के पास भी मनी का लिक्विडिटी फ्लो आ जाएगा और अडेप्ट करेगा चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो को एक स्ट्रॉन्ग बायस के साथ। अब हॉकिश इकोनॉमी होती है जो कि कर्व कर लेता है इन्फ्लेशन को, जो सोक कर लेता है, जो रेज करेगा इंटरेस्ट रेट, मेक बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव, हेल्प कूल डाउन एंड ओवर हीटेड इकोनॉमी। जब ओवर हीटेड इकोनॉमी हो चुकी है तो हॉकिश इकोनॉमी क्या काम करती है, रेज कर देती है इंटरेस्ट रेट को, और लोग जो अपने इन्वेस्टमेंट कर चुके थे वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे। मतलब कि इकोनॉमी जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो वो एकदम से सबको पता है कि अब नीचे जा रहा है और रुपये एकदम डेप्रिशिएट कर रहा है, तो कुछ मात्रा में हॉकिंस के खिलाफ अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देगा, और जिससे बोरोइंग तो बहुत मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव हो जाएगी, और डिमांड और सप्लाई का कर हो जाएगा, जिस वजह से वो पूरे लिक्विडिटी को कंट्रोल कर लेगा और हेल्प डाउन कर देगा ओवरहीटेड इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से। यूज्ड व्हेन इन्फ्लेशन राइज विद द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक ओवरहीटिंग के साथ। अब डोविश इकोनॉमी क्या रहेगी, टू स्टिमुलस इकोनॉमिक एक्टिविटी, मे लोअर इंटरेस्ट रेट टू रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज स्पेंडिंग करेंगे। जब लोगों के पास लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग रहेगी तो वो ज़्यादा ज़्यादा परचेज करेंगे, जिस वजह से डोविश अगर हमने हॉकिश के द्वारा हम उनको कंट्रोल कर लिया, अब डोविश के थ्रू हम उनको दे रहे हैं कि भाई आप करो पैसे, बोरिंग करो, रिड्यूस करो अपनी बोरिंग्स को, तो अप्लाई ड्यूरिंग लो इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डाउन टर्म आ जाएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हम बोरोस एंड इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। अगर लोन इंटरेस्ट रेट मे बिकम मोर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल, हेल्प बोरोवर्स प्लान बेटर, तो बोरोवर्स को प्लान बेटर करने में मदद मिलेगी। इन्वेस्टमेंट चॉइसेस रहेगी तो इन्वेस्टर कैन मेक बेटर डिसीजंस नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्यूचर मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस को देखते हुए, तो अपने सही से उसको यूज़ करेगा, और इकोनॉमी के कंट्रोल इन्फ्लेशन हो जाएगी। जब कम कीप इन्फ्लेशन विल इन द टारगेट रेंज, प्रोटेक्ट द करेंसी बाइंग पावर। हमारी वर्तमान की इन्फ्लेशन 2 ± 6 पे चल रही है, और वर्तमान में अभी देखी थी 6.23% थी 2025 वाले बजट के टाइम पर। अब हम बात करेंगे सपोर्टिंग ग्रोथ की, जो न्यूट्रल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन देगा स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को, जिससे स्टेडी ग्रोथ आ जाएगी। तो अनस्पेंडिंग जो कि अनयूजुअल स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो कि पोर्टफोलियोज के थ्रू या फिर एक्सपोर्ट कंपटीशन के थ्रू, उस पर थोड़ा लिमिट कर दी जाएगी, जिस वजह से सपोर्ट ग्रोथ में इन्फ्लेशन को लो कर और नियर को बढ़ाकर उसको स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करेंगे, जिसमें 6 मेंबर बॉडी होती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू एक्सेप्ट हुई थी, और 2016 में यहाँ पे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी आया था, जो कि डिटरमाइन करता है इंडियन पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को, जो कि रिक्वायर कर अचीव करेगा इन्फ्लेशन टारगेट्स को लेकर। लीगल बेसिस करेंगे एस्टेब्लिश करेगा अंडर सेक्शन नंबर 45ZB ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, आरबीआई एक्ट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द आरबीआई। जो मॉनेटरी पॉलिसी है एमपीसी है, जिसके लीगली बाइंडिंग रहेगी डिसीजन आरबीआई के ऊपर, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी। प्राइमरली ऑब्जेक्टिव रहेगा मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी को, सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को।
ये 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी लीगल बेसिस पे काम करेगी। कंपोजिशन 3 मेंबर, इसमें 3 मेंबर रहेंगे। एक आरबीआई का गवर्नर रहेगा, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर रहेगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी को नॉमिनेट करने में आरबीआई बोर्ड के साथ 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 की। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 केम इन फैक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ अगस्त 1 2025 के लिए इन्फोर्स किए जाएंगे। द एक्ट इंट्रोड्यूस 19 अमेंडमेंट्स अक्रॉस 5 की लॉज। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई एक्ट बैंकिंग लॉज में एक्ट 2025 लाया गया था, जिसमें 19 अमेंडमेंट किए गए थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ, जो 1949, एसबीआई एक्ट 1955 एंड बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 टू 1980। कंपनी एक्ट 2013 भी था ना, जिस अमेंडमेंट किया गया था। वहीं कंपनी एक्ट रेज जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेश होल्ड 5 लाख से 2 करोड़ रुपए का अपडेट कर रहा है। 1968 की लिमिट को रिड्यूस करके इंसाइडर कंट्रोल रिस्क इन बैंक को कम करने का प्रयास किया जाएगा। सस्टेनेबल इंटरेस्ट थ्रेश होल्ड रिस्क होते क्या है? इज द मिनिमम फाइनेंशियल स्टेक अ पर्सन मस्ट होल्ड इन अ बैंक टू बी कंसिडर्ड एज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स अफेयर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड होता है कि जब एक कम से कम में ब्याज दर पर कि लोग उसमें अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट करे रखे, उसमें पैसा रखे, होल्ड करके रखे बैंक की कुछ समय के लिए आरबीआई देता है। तो बैंक के पास भी होता है कि वो इतनी, जैसे 75% बैंक के पास पैसे हैं और उनमें से 15% वो स्टोर करके रखता है। वही हमारे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड बता रहा है कि टेन्योर रिफॉर्म में एक्सटेंड कर देगा टेन्योर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स को, एक्सक्लूड करेगा चेयरपर्सन एंड द होल डायरेक्टर्स टू 8 to 10 ईयर्स, अलाइन विद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्वेस्टर सेफ गार्ड के लिए इनेबल करेगा पीएसबीज को, जो ट्रांसफर करेगी अनक्लेम्ड शेयर्स के साथ और प्रोसीड करेगी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के साथ, कि जहाँ पे अनक्लेम्ड बॉन्ड्स रह जाते हैं उन पर क्लेम आईईपीएफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड इस पे काम करेगा। और जो आईपीएफ है जो एस्टेब्लिश किया जाएगा कंपनी एक्ट 2013 के तहत, जो गवर्नमेंट मैनेज फंड रहेगा, सेफ गार्ड करेगा अनक्लेम्ड एसेट्स को, प्रमोट करेगा इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड इनेबल राइटफुल क्लेम्स के लिए। अब यहाँ पे एक विंडो बना दी जाएगी जहाँ पे जो बॉन्ड इन जैसे अनक्लेम्ड बॉन्ड है, स्ट्रेंजर्स बॉन्ड है, उनके लिए एजुकेशन हेल्प स्टॉक मार्केट में ऐसे पहुंचाई जाएगी इन्वेस्टर्स तक, ताकि वो यहाँ पे अपने राइटफुल क्लेम्स की कर सके। और जैसे कस्टडी बैंक कोर्ट्स वगैरह में भी इस पर कैसे स्ट्राइक करना है, इस बात की एजुकेशन दी जाएगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होते हैं? डिपॉजिट इंश्योरेंस फाइनेंशियल मिनिस्ट्रीज कंसिडर इंक्रीजिंग द डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट विच करंटली स्टैंड एट ₹5 लाख अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट DICGC एक्ट 1961 के तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक 5 लाख रुपए का डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम DIGC एक्ट 1961 रखा है। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अ मेजर प्रोटेक्शन टू डिपॉजिटर्स, particularly a small depositor, from the risk of loss their savings arise from bank failure। ये बात कर रहा है कि जैसे जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर बैंक है, जब वो पूरी तरह से दिवालिया हो जाते हैं, इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड तभी तो आया था 2016 में, तो उनके पास जो गवर्नमेंट है वो एक सेफ बॉडी, फर्स्ट वन पड़ेगा ना, सेफली कुछ रखेगी अपने पास डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत, ताकि जो पब्लिक है जब ये यहाँ पे दिवालिया हो जाए उस टाइम पे गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, जो अपनी शेयर जो उन्होंने स्पेंड कर रखा है अपनी जो इंश्योरेंस को, तो उस पर सेफ्टी के लिए बैंक उन्हें देगी वो रुपए बाद में अप टू 5 लाख, वो यहाँ पे बताया गया है। Introduced in 1962 under Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961, India was the second country after USA in the world to provide for such provisions. Managed by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, a subsidiary of RBI के, RBI का subsidiary, बिल्कुल सही बात है। कवरेज करेगा 1500 कवर करेगा। इट वॉज रेज्ड अप टू 5 लाख आफ्टर द 2020 पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक क्राइसिस के बाद से उन्होंने 1500 बैंकों को कवरेज दी है। The deposit are held with more than one bank. Deposit insurance coverage limit is applied separately to the deposit in each bank. जैसे हमने एक बैंक में इतने रुपए इन्वेस्ट कर रखे, दूसरे में इतने इन्वेस्ट करके, जब वो दिवालिया हो जाते हैं दोनों बैंक, तो दोनों के सेपरेटली वहाँ से हमें मिलेंगे, ना कि एक ही बैंक से हमें मिलेंगे, सेपरेटली ये पूरा दे रखा है। डिस्पोजिट अक्रॉस ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक आर क्लब्ड अंडर ए सिंगल इंश्योरेंस कवर। इसलिए जो
बैंक जो बैंक की ब्रांचेज होती हैं, हम किसी भी ब्रांचेज में अगर करवा रहे हैं तो उसको एक अक्रॉस द एक पूरा सिस्टम बोर्ड आउट करना पड़ेगा। कवर्ड बैंक रहेंगे जो इसको कवर अप करने के लिए इंश्योरेंस और कमर्शियल बैंक्स को इंक्लूड करेंगे। ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शन करेंगे इंडिया टू कंट्रोल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ। डिपॉजिट इंश्योरेंस रहेंगे स्कीम जो कंपलसरी एंड नो बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम इट की बात करेगी। एक्सेप्शन रहेगा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंशियल एनबीएफसीज के लिए जो इसमें कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके इंश्योरेंस के जो सेविंग, फिक्स्ड, करंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट रहेगी वो सिक्योर्ड हो जाएगी। जिसका एग्जप्शन रहेगी डजंट इंक्लूड डिपॉजिट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, इन interbank deposit or deposit with state land development banks if insure both the principal and interest amount held by a depositor in a bank. Deposit insurance premium is borne entirely by the insured bank के साथ रहेगी और इस तरह इनिशियली कवर किए जाएंगे 237 बैंक, नाउ इंक्लूड 1997 बैंक। पहले 287 बैंक इसे कवर किए गए थे कि जैसे अगर कोई बैंक दिवाली हो जाता है तो आरबीआई या फिर गवर्नमेंट उसकी अपहोल्ड कर लेगी और उसे सेफ्टी नीड्स के लिए 5 लाख तक के रुपए दे देगी और ये सेपरेटली हर बैंक के ब्रांचेस के साथ काम करेगी, सिंगल विंडो के साथ काम करेगी। और DGIC एक्ट 2020 के तहत ये बोथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट डिपॉजिटर्स को सेफ रखी जाएगी इन्वेस्टर्स की, जो कि 2037 बैंक से 2024 तक 1997 बैंक इसमें कवर आ चुके हैं, जिन्हें इंश्योर के 97.8% टोटल अकाउंट्स को एक्सीड कर दे गए 80% ग्लोबल बेंचमार्क के साथ। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम है क्या? ये 1978 में फॉर्म हुई थी, 1961 एक्ट के थ्रू हुई थी। ऑपरेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको हेल्ड करेगा। होली ऑन सब्सिडी आरबीआई के साथ रहेगी। फंक्शन करेगा इंश्योर करेगा डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल, कोऑपरेटिव एंड फॉरेन बैंक्स इन इंडिया में। कलेक्ट करेगा इंश्योरेंस प्रीमियम्स को फ्रॉम बैंक्स बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल्स एंड पे इंश्योर डिपॉजिट टू केस ऑफ बैंक फेलियर्स के टाइम पे आपने दे देगा। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस होती क्या है कि हम अपने डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें। इन केस ऑफ बैंक फेलियर्स व्हेन आरबीआई प्लेसेस रिस्ट्रिक्शन मोर ऑन ए बैंक, द बैंक मस्ट सबमिट डिपॉजिटर क्लेम टू DICGC एक्ट विद 45 डेज फॉलोइंग बाय DIGC वेरिफिकेशन विद इन 30। जब ये वेरीफाई हो चुका है कि कोई बैंक ऐसे हो चुका है तो उसके बाद DICGC वहाँ पे अपना काम करेगा। 45 से 30 डेज के अंदर वो अब लोगों अब पूरी एक DIGC के अंदर पूरा कंट्रोल कर लेगा, उसको इंश्योर करेगा डिपॉजिट और पे टू डिपॉजिटर विद इन 15 डेज आफ्टर वेरिफिकेशन, इंश्योर सेटलमेंट विद इन 90 डेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोजिशन। पूरे रेस्ट्रिक्शन 90 दिन के अंदर पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, लोगों तक अपनी लिक्विडिटी, अपनी शेयरिंग को, अपनी सेविंग्स को पहुंचाना होगा। DICGC पे करेगा, क्लेम करेगा, लिक्विडेटर रहेगा 2 मंथ ऑफ रिसीविंग द क्लेम लिस्ट। लिक्विडेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे फंड टू इंश्योर डिपॉजिटर्स के साथ। अब अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क होता है कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क एक कंसेंट ड्रिवन प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर ए सिक्योर डाटा शेयरिंग टू अवेल ए लोन कंप्लीटेड 4 ईयर्स। अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क रहेगा जहाँ पे एक सिक्योर डाटा शेयरिंग की जाएगी एक लोन को 4 साल के भीतर। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में कंसोलिडेट कर दिया जाएगा यूजर्स फाइनेंशियल डाटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड शेयर इट विद सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। रेगुलेशन ऑपरेट करेगी आरबीआई रेगुलेशन, एनबीएफसीज रहेंगी जो कि यूजर्स कंसेंट मॉडल पे बात करेगी। फंक्शन करेगी डाटा इंटरमीडिएटरी, राइट टू व्यू, स्टोर और मोनेटाइज डाटा के लिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसी वजह से 2022-23 में आया था, जो G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग के लिए अकाउंट एग्रीगेटर डिमांड्स को इन्हेंस करने के लिए आधार, यूपीआई और ONDC के साथ इसको बूस्ट अप किया गया था। अब अकाउंट एग्रीगेटर इंपावर करेगा इंडिविजुअल विद कंट्रोल ओवर द पर्सनल फाइनेंशियल डाटा विद अदरवाइज रिमेन्स ए साइलेंस। यहाँ पे यूजर कंसेंट रहेगी तो अपने डाटा को शेयर करेगा अकाउंट के, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाएगी प्रोवाइडर के द्वारा और यूजर्स कैसे करेगा। जैसे अपने इनवॉइस टैक्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपने इनवॉइस या फिर जो टैक्स वगैरह लगेगा वो उसकी अपनी स्लिप दे देगा, यूपीआई अपन करेंगे तब। इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाएगा। म्यूचुअल फंड हाउसेज रहेंगे, बैंक एनएफसी रहेंगे। रिक्वेस्ट डाटा थ्रू ओपन AI के थ्रू डाटा फ्लो रहेगा, FIUs के थ्रू एंड टू एंड इंक्रिप्टेड डिजिटली साइन टैम्पर प्रूफ रियल टाइम डाटा रहेगा। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज रहेगी कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग एंड बैंक एनएफसीज के साथ जो बैंक काम करेगा। वेल्थ मैनेजमेंट करेगा, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट देगा, रोबो एडवाइजर्स के साथ इसमें काम किया जाएगा। अब ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते क्या? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम इश्यूड इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। इससे राइट डाउन कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट, गाजियाबाद नगर निगम इश्यूड कर रहा है फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एरियाज में।
आफ्टर ग्रीन म्यूनसिपल बोर्ड क्या काम करेंगे, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रहेंगे इशू किए जाएंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो फंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काम, जैसे CSR होता है, हर बड़ी कंपनी को अपना CSR रखना पड़ता है, उसी प्रकार से ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड में जैसे कोई स्कीम आई है तो जो ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड से अर्बन लोकल बॉडीज़ है उन्हें इन्वायरमेंट सस्टेनेबल के लिए कुछ % अपने डेप्ट को इंश्योरेंस करना पड़ेगा। इसमें म्यूनसिपल बॉन्ड्स रहेंगे, नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट सिक्योरिटीज रहेगी जो इशू की जाएगी म्यूनसिपल बॉडीज के द्वारा आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो रेज करेगी कैपिटल फ्रॉम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब ग्रीन बॉन्ड्स रहेंगे दैट फाइनेंस क्लाइमेट फ्रेंडली और लो कार्बन इनिशिएटिव के लिए काम की जाएंगे। दे आर क्लासिफाइड एज ग्रीन व्हेन दे फंड प्रोजेक्ट विद मेजरेबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड मीट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर नॉर्म्स के साथ। GMB आर टिपिकली बैक्ड बाय म्यूनसिपल रेवेन्यू, यूजर चार्जर एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इनकम की बात करेगा। अब स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2014 में, इट एम टू प्रमोट डेडलाइन सैनिटेशन एंड हाइजीन अक्रॉस इंडिया। यहाँ पर हाइजीन और सैनिटेशन की बात की गई थी। की ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एलिमिनेट करना ओपन डिफ्लेशन के लिए। ओपन डिफ्लेशन जो वर्तमान में खुले में शौच उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोमोट वेस्ट सेग्रीगेशन को कम करने की बात की गई थी। रेज करी गई थी अवेयरनेस अबाउट हाइजीन एंड क्लीनिनेस को लेकर, और क्योंकि साफ सुथरी जगह पर ही भगवान का वास होता है, वो वाला ऐसे आपने पढ़ा होगा। वही स्वच्छ भारत मिशन का इसका पूरा इनिशिएटिव था, जहां ओपन डेफिलेशन को ख़त्म करने के लिए रूरल अर्बन एरिया में ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड्स भी इसकी हेल्प करेंगे। अब इसके कंपोनेंट रहेंगे SBM ग्रामीण रूरल एरिया में फोकस करेगा बिल्डिंग टॉयलेट्स को, एलिमिनेट करेगा ओपन डेफिलेशन को। अर्बन एरिया में टारगेट करेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करेगा, क्लीनिनेस सिटीज़ में लाएगा। फंडिंग सपोर्ट करेगी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट सोशल बॉडीज़ के साथ। जो मैंने अभी आपको CSR समझा के आई थी ना, वहीं देखो ये PP मॉडल के तहत सेंट्रल स्टेट प्राइवेट सेक्टर्स कॉर्पोरेट सोशल बॉडीज आ चुकी ना। अब कॉर्पोरेट ये ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड है, GMB है, वही CSR यहाँ पे कंट्रीब्यूटर करेंगे। इन जो इनिशिएटिव स्कीम फॉर लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन क्या है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव करेगी इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजेक्शन को, जो कि FY 2024-25 में की गई थी। पर्सन टू मर्चेंट refer to payment made from an individual bank account to a merchant bank account via UPI for purchase with an interchange fee charge between banks of processing without any fee charge banking। जैसे मैंने कुछ सामान खरीदा तो मैं उस जो मर्चेंट है उसको पैसे दे के आऊँगी विदाउट एनी टैक्सेस। की फीचर्स ऑफ द स्कीम क्या रहेंगे, फाइनेंशियल आउटले रहेगा 1500 करोड़ अलोकेशन इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। एलिजिबिलिटी रहेगी कवर UPI पर्सन टू मर्चेंट इन ट्रांजेक्शन अप टू 2000 ऑफ स्मॉलर मर्चेंट्स के साथ। इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स रहेगा, स्मॉलर मर्चेंट्स रिसीव करेगा 0.15% ट्रांजेक्शन को अप टू 2000, और 2000 के ऊपर लार्ज मर्चेंट्स की बात की जाएगी। 0 MDR पॉलिसी क्या है, नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज मर्चेंट के लिए। जहाँ क्लेम डिस्ट्रप्ट हो जाएगा 80% ऑफ द एडमिटेड क्लेम अमाउंट इज डिस्ट्रप्ट अनकंडीशनली ईच क्वार्टर एंड 20% बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेंचमार्क, 10% इफ द टेक्निकल डिक्लाइन रेट इज लेस देन 0.75% एंड 10% इफ सिस्टम अपलिफ्ट इट मोर देन 95.5% तक हमें इसको इनहेंस करना पड़ेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा अचीव करेगा टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम टारगेट को 20,000 करोड़ रुपए की एक्सपेंड के साथ। UPI पेनिट्रेशन टायर 3 और 6 सिटीज़ में रूरल एरियाज में ऑफलाइन फीचर फोन बेस्ड सॉल्यूशन UPI लेके आ रहा है। UPI लाइट X और डाटा फ्री ऑफलाइन फीचर्स के साथ भी डिजिटल बैंक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। MDR वो सेटअप 0 फॉर रुपये डेबिट कार्ड के साथ शुरू होगा। भीम UPI जहाँ पे 1 रुपये के साथ फ़ोन पे था, यहीं 0 रुपये के साथ फ़ोन पे डेबिट कार्ड शुरू होगा। भीम UPI ट्रांजेक्शन करेगा थ्रू अमेंडमेंट टू द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें काम करेगा। फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंसेंटिव आर पे टू द एक्वायर्ड बैंक, मतलब मर्चेंट बैंक एंड देन शेयर्ड अमाउंट इश्यूअर बैंक के साथ, कस्टमर बैंक के साथ और मर्चेंट बैंक के साथ पूरा ट्रैप यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइड बैंक रहेंगे, ऐप प्रोवाइड करवाई जाएंगी। भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी यानी भीम ऐप लॉन्च किया गया था 2016 में। इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप डेवलप रहेगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन NPCI के द्वारा। यूनिफाइड यानी UPI NPCI इसका हेड बॉडी रहेगी। UPI काम करेगा, 2016 में भीम UPI आया था। इट वर्क अक्रॉस मल्टीपल बैंक, एलिमिनेट करेगा IFCs को, कोड्स को, अकाउंट डिटेल्स को, सिक्योर करेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक SMS और इनहेंस सिक्योरिटी लेके आएगा।
इंडिया फर्स्ट मैरिटाइम एनबीएफसीज, इंडिया का फर्स्ट टाइम एनबीएफसी। और ग्रीन बोर्ड सबसे पहले गाजियाबाद में आया था, जो अभी हम ग्रीन बोर्ड पढ़ा के आए थे वो। अब फर्स्ट मैरिटाइम कहाँ पे आए? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इंडिया लॉन्च फर्स्ट सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डबल स्टार लगा दिया है, नोट डाउन कर लें। इस फर्स्ट डेडिकेटेड मैरिटाइम एनबीएफसीज रहेगी जो ब्लू इकोनॉमी सेक्टर्स के साथ अलाइन करेगी। मैरिटाइम अमृत काल विजन 2047 की योजना के साथ फॉर्मली नोन एज सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड SMFCL इस मिनी रत्न कैटेगरी 1 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज फॉर्मली रजिस्टर की जाएंगी। नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी के साथ रजिस्टर की जाएगी। आरबीआई अंडर द कंपनी एक्ट 2013 फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप एंड वाटरवेज के द्वारा इसके फंक्शन है कि प्रोवाइड करेगी टेलर्ड फंडिंग ऑफ पोर्ट शिप एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स को, सपोर्ट करेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे। प्रायोरिटी रखेगी कार्बन न्यूट्रल मैरिटाइम प्रोजेक्ट्स के साथ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रखेगी। एनबीएफसी इज ए कंपनी दैट ऑफर्स फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स के साथ लीगल बेसिस रहेगा। इंकॉर्पोरेट की जाएगी अंदर कंपनी एक्ट 2013। रेगुलेटर आरबीआई रहेगा। फाइनेंशियल रोल रहेंगे, इंगेज करेगा लैंडिंग, लीजिंग, इन्वेस्टमेंट एंड हायरिंग, परचेजिंग के साथ। डिपॉजिट रेस्ट्रिक्शन करेगा, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और इश्यू चेक्स के साथ। नॉट पार्ट फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, नॉट कवर्ड अंडर डीआईजीसी एक्ट। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी क्या? आरबीआई ग्रांट करेगा सेल्फ रेगुलेट ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के साथ, एफआईडीसी के साथ, जो कि एनबीएफसी को ओवरसीज करेगी। एफआईडीसी से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रहेगी। एसेट्स ऑफ लोन फाइनेंस ऑफ एनबीएफसी की रजिस्टर की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज रहेगी जो एसआरओज और श्रीधन माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क्स के साथ और फिनटेक एसोसिएशन के साथ, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के साथ, एसआरओ फिनटेक के साथ काम। फिनटेक के साथ सेल्फ रेगुलेटरी एफआईडीसी बॉडी बनाई जाएगी जो एनबीएफसी को एसआरओ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑथोराइज की जाएगी, रेगुलेट की जाएगी ओवरसीज एरियाज में। इट्स अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड रेगुलेटर। जो एनएफबीएफसीज हैं उनके साथ एफआईडीसी लेके जाएंगे और एसआरओज करेंगे, यानी एसआरओज होगा श्रीधर माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क योजना रहेगी जो फिनटेक कंपनी है। एसआरओ सेल्फ रेगुलेटर रहेंगी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा रेगुलेट करेगी ओवरसीज पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेक्टर्स को, जो सर्व करेगी ब्रिज बनाएगी बीच में इंडस्ट्री और रेगुलेशन के बीच में, जो इनेबल करेगी बेस्ट डायलॉग, फास्ट स्टैंडर्ड सेटिंग, अर्ली वार्निंग, डिटेंशन, रिस्क मैटर कंजप्शन की बात करेंगे। जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी रहेगी जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत आई थी, जिसकी एलिजिबिलिटी रहेगी शेयर होल्डिंग मस्ट बी सफिशिएंट डाइवर्स, नो सिंगल एंटिटी और ग्रुप एक्टिंग टुगेदर मे होल्ड 10% और मोर देन द पेड अप कैपिटल। 10% ज़्यादा पेड अप कैपिटल इसके अंदर नहीं लाया जाएगा। लीगल बैकिंग रहेगी। आरबीआई ओनिबस फ्रेमवर्क रहेगा, रिकॉग्नाइज करेगा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेटरी एंटिटीज़ के साथ। वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी क्या रहती है? वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी रहेगी। वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी 2025 में, जो कि अप्रूव की गई थी। आरआरबी वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ऑपरेट करेंगे स्पेसिफिक रीजन टू सर्व रूरल नीड्स को। आरआरबी बैंक रूरल एरिया के लिए आते हैं, जो कि आरबीआई को सुपरविजिट करेगा नाबार्ड के द्वारा। जो कि गवर्न बॉडी रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, जिसमें चेयरपर्सन रहेगा, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रहेंगे और 2 स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनी रहेंगे, 3 फ्रॉम स्पॉन्सर बैंक के रहेंगे। अब रीजनल बैंक क्या होते हैं? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड द अमिग्रेशन ऑफ 15 आरआरबी बैंक्स अंडर द वन स्टेट वन आरबीआई। एक स्टेट में 1 आरआरबी बैंक होना चाहिए, जो कि 1 मई 2025 से इफेक्टिव रहेगा। अबाउट आरआरबीज होते क्या, रीजनल रूरल बैंक होते क्या, इस एस्टेब्लिश किए गए थे 1976 एक्ट आरआरबी एक्ट के द्वारा, जो कि नशीमा कमेटी इसको रिकमेंड करती है। फर्स्ट आरआरबी लगाया गया था प्रथम ग्रामीण बैंक, एस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। प्रथम ग्रामीण बैंक बोला जाएगा, जैसे आजकल हर गाँव में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा पंजाब बैंक, जिसे पहले प्रथम बैंक बोलते थे। आरआरबी और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रहेंगे, जो ऑपरेट किए जाएंगे स्पेसिफिक रीजन्स के, जो सर्व करेगा रूरल नीड्स को। स्पॉन्सर बैंक्स रहेंगे, जो ईच आरआरबी स्पॉन्सर्ड बाय ए मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट प्रोवाइड कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरल सपोर्ट देंगे। ओनरशिप स्ट्रक्चर रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और स्पॉन्सर बैंक्स के साथ काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% की ओनरशिप रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट 15% की रखेगी और स्पॉन्सर बैंक 35% की रखेंगे आरआरबी में। आरआरबी आर फंड बाय ओन्ड बैंक डिपॉजिट एंड बोरोइंग फ्रॉम नाबार्ड, स्पॉन्सर्ड बैंक, सिडबी और एनएचबी। आरबीआई एक्ट 2015 में अमेंडमेंट किया गया था, जहां पे आरआरबी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम सोर्स बियॉन्ड गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक।
अंडर द वन स्टेट वन RRB पॉलिसी स्पॉन्सर विल गाइड इंटीग्रेशन सपोर्ट स्ट्रेटेजी पोस्ट मर्जर के बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रहेगी 70% ऑफ द टोटल लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स विद इन ए सब टारगेट। रेगुलेट करेगा RBI जो कि सुपरवाइज बॉडी रहेगी इसकी नाबार्ड। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रहेगा गवर्न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रहेंगे, 3 तो सेंटर के रहेंगे, 2 स्टेट के रहेंगे और 3 स्पॉन्सर्ड बैंक के रहेंगे। इनिशियल मेंबर प्रथम बैंक की 1996 में 1996 RRBs भी थे। पोस्ट कंसोलिडेशन के बाद 423 रिड्यूस हो चुके हैं और प्रेजेंट में सेटअप 28 अंडर दिस पॉलिसी में बैंक आ चुके हैं जिनके महत्वपूर्ण फंक्शन रहेंगे। ऑफर करेंगे बेसिक बैंकिंग इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, जो कि डिस्कस करेंगे वेज अंडर द मनरेगा एंड हैंडल पेमेंट पेंशन को, जो पेंशन दे देंगे, मनरेगा स्कीम्स का पूरा हैंडल कर लेंगे, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को रख लेंगे, प्रोवाइड करेंगे डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज लाइक UPI डेबिट कार्ड लोकस मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग्स के द्वारा। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक टारगेट होते हैं लोअर द 60% ऑफ द लोन्स फ्रॉम 75% अर्लियर फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर्स में। स्मॉल बैंक होते हैं नीश डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं दैट सर्व स्मॉल बिजनेस माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो MSMEs वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। ये अंडरटेक किए जाते हैं नॉन रिस्क शेयरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड पेंशन प्रोडक्ट्स के साथ इसमें आते हैं, जो रेगुलेट करेगा जिसे RBI एक्ट 1934 एक्ट के द्वारा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा अंडर कंपनी एक्ट 2013। ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज लाइक सेविंग करंट अकाउंट्स डिपॉजिट एंड लोन्स, जो कि at least 25% of its branches should be located in unbanked rural areas। 50% लोन एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, फ्रॉम INR 25 लाख से कम के लोन दिए जाएंगे। कैन नॉट एस्टेब्लिश सब्सिडीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, मस्ट फॉलो प्रोसीजरल नॉर्म्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट्स के द्वारा। कैन सेट अप डिक्लेरेशनशिप फॉर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के द्वारा। NFBFCs और MFI एंड लोकल एरिया बैंक कैन कन्वर्ट इनटू स्मॉलर फाइनेंस बैंक में काम आएंगे। और जो क्राइटेरिया रहेगा स्मॉलर फाइनेंस बैंक का, जो ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल बैंक्स के लेके जाने 7 स्टेप में रहेगा। जब ग्रोस नॉन प्रोफिटिंग GNPA 3% से कम होना चाहिए और नेट नॉन परफॉर्मिंग NNPA -1% से 1% से कम होना चाहिए 2 फाइनेंशियल ईयर में। शेड्यूल स्टेटस 5 ईयर का सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और एक लिस्टेड होना चाहिए रीजनाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ। मिनिमम 1000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए, जो कि किसी कंपनी की यूनिकॉर्न बनने के लिए पोस्टेड रहेगा। नेट प्रॉफिट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नो चेंजेस टू प्रमोट ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। SFB डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियोज होनी चाहिए, तभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक माना जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स क्या होती है। RBI इशू करेगा न्यू प्रायोरिटी लैंडर सेक्टर, इसको गाइडलाइन करेगा, इफेक्ट करेगा 1 अप्रैल 2025 से। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती क्या है। PSL is a regulatory framework mandate by RBI that require bank and financial institution to allocate a specific portion of their lending to designed sectors of the economy। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहेगा, गडगिल कमेटी 1969 में आई थी, उन्होंने रिकमेंड की थी एरिया अप्रोच लीडिंग टू अडोप्शन ऑफ द लीड बैंक स्कीम्स के द्वारा फॉर्मुलाइज की जाएगी PSLs को, जो एम करेगा इंश्योर करेगा क्रेडिट फ्लो टू सेक्टर्स एंड वर्क क्रेडिट वर्थी बट लैक एक्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के साथ। घोष कमेटी जो कि 1982 में जो रिकमेंड करेगी रिवीजन एंड रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज में। सेक्टर एलिजिबल रहेंगे MSME, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज इसके अंदर आएंगे। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रहेगी, जो ट्रांजेबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, अलाउ करेगा बैंक्स को टू मीट देयर PSL टारगेट बाय परचेजिंग क्रेडिट अचीवमेंट्स, कि जैसे PSL टारगेट्स दे देंगे स्मॉल बैंक्स को कि आप अब एजुकेशन के लिए ऐसे लोन दे, नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए MSME एग्रीकल्चर माइक्रो स्मॉल बिजनेस के लिए ऐसे करे, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजुकेशन के लिए दे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे CSR हर कंपनी के लिए होता है, ऐसे ही SFG बैंक होते हैं, उनको ये कुछ लीडिंग 8 रोल दे देंगे कि आप PSLS के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तौर पे इन्हें प्रायोरिटी दें और इनके सर्टिफाइड करेंगे एरिया को, तभी आपके बैंक को सर्टिफाइड माना जाएगा, जो को लैंडिंग मॉडल के साथ काम करेगा, जो इंट्रोड्यूस किया था 2020 में NBFCs के द्वारा, जो जॉइंटली वेंचर रहेगा प्रायोरिटी सेक्टर और
लास्ट माइल क्रेडिट डिलीवरी यानी अंत्योदय योजना के द्वारा, जैसे पीएम जनधन योजना आई थी उसी प्रकार से ये पीएम जनधन योजना मुख्य उद्देश्य सभी बैंकों को सभी लोगों तक पहुंचाना है। वहीं पीएम जनधन योजना इसी में काम आएगी। पीएम जनधन योजना यहीं पे काम आ रही है। अब रिवाइज्ड गाइडलाइन भी क्या काम करेगी, जो पीएसएल है लिमिट कर देगी हाउसिंग लोन्स को, डिपेंड कर देगी सिटी पॉपुलेशन के द्वारा। जैसे 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा जब वहाँ पर अगर 50 लाख पॉपुलेशन रहेगी, 45 लाख का ऑफ सिटीज़ रहेंगी वहाँ पॉपुलेशन बिटवीन 10 लाख और 50 लाख के बीच में होनी चाहिए। 35 लाख के लोन पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे पीएसएल लिमिट कर देगी होम रिपेयर लोन्स और ऑल्सो इंक्रीज कर देगी 10 से 15 लाख रुपए से 6 से 10 लाख रुपए की तरफ। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कैसे काम करेगी, बैंक कर देगी लैंड अप कर देगी 35 करोड़ रुपए को सोलर बायोमास पावर इक्विपमेंट के साथ, जो स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के साथ 10 लाख रुपए को प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल हाउस होल्ड मेंटेनेंस के लिए। एजुकेशन लोन 25 लाख तक की लिमिट रेंज रखी गई, जिससे जो कि पहले 20 लाख थी। आर्टिस्ट वुमेन बोरोवर्स के लिए लोन लिमिट 2 लाख रुपए की है, जो कि पहले 1 लाख रुपए। ट्रांसजेंडर बोरोवर्स के लिए और जॉइंट लाइबिलिटीज ग्रुप नाउ एलिजिबल अंडर पीएसएल। रिवाइज टारगेट्स रहेंगे अर्बन एरियाज में एलोकेट की जाएगी 60% एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट के साथ, जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट के लिए रखी जाएगी। और हम बात करेंगे अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होते क्या है। पोस्ट पेमेंट बैंक होते क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अचीव्ड फर्स्ट पोजीशन अमंग पेमेंट बैंक्स इन इंडिया इन द परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 2025-24। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन करेगी। इन पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक ने फर्स्ट पोजीशन अचीव की है अंडर द पेमेंट बैंक, जो कि परफॉर्मेंस इंडेक्स के तहत। और बैंक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होते क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश किए जाएंगे अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। 100% इक्विटी ओन की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। लॉन्च की जाएंगी सितंबर 1 2018 में लॉन्च किए गए थे। बैंक हैज़ बीन सेटअप विद इन द विजन ऑफ द बिल्ड द मोस्ट एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड बैंक फॉर द कॉमन मैन इन इंडिया। यानी पोस्ट बैंक्स होते हैं जहाँ पे हमारे एफडीज, एलआईसीज, बीमा कंपनियां या फिर हमारे सेविंग्स को हम वहाँ पे रख के आते हैं, अपने लोन्स लेते हैं। तो सबसे सेफेस्ट हर कॉमन इंसान तक पहुँचाने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आया था, जो कि 1 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसके, टू रिमूव बैरियर्स ऑफ द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड एंड रीच द लास्ट माइल लिवरेज इन द पोस्टल नेटवर्क। अब जैसे हर राज्य की अपनी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है, उस पोस्टल डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट हर पोस्ट तक पहुंचने के लिए पोस्टल सर्विसेज लेके आई थी। इट विल एक्सेप्ट डिपॉजिट, ऑफर, रेमिटेंस सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट्स, ट्रांसफर, परचेज एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज लाइक एटीएम, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग एंड थर्ड पार्टी फंड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपए तक कन्वर्ट की जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। जो कि पेमेंट बैंक्स रहेंगे, डॉक्टर नचिकेत मौर्य जिसके हेड रहेंगे, सजेस्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेशलाइज्ड बैंक फॉर पेमेंट बैंक टू कैटर लोअर इनकम ग्रुप्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन को कैटर करने के लिए नचिकेत मौर्य लेके आए थे। हर आम इंसान के लिए कैटर करेंगे लोअर इनकम ग्रुप्स को। नीड रहेगी, इंक्रीज करेंगे पेनिट्रेशन लेवल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को टू द रिमोट एरियाज में, सिमिलर टू अदर बैंक्स बट ऑपरेट करेंगे स्मॉलर स्केल पर। एलिजिबल प्रोमोटर रहेंगे एनबीएफसीज, इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन, मोबाइल फोन्स कंपनी, सुपरमार्केट चेन्स, रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। जैसे वर्तमान में जैसे सभी दुकानें होती हैं, सुपरमार्केट्स होती हैं, रियल एस्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ रहती है, ये अपने लेन देन, रोजाना के लेन देन, डेली लाइफ्स के लिए ये बैंक लेके आए गए थे। और यहाँ पे अलाउड नो क्रेडिट रिस्क रहेगा, इन्वॉल्व कि इट कैन नॉट एडवांस लोन्स और इश्यू क्रेडिट करी जाएंगे, दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। ए प्रमोटर ग्रुप कैन हैव ए जॉइंट वेंचर रहेगा एग्जिस्ट शेड्यूल के साथ कमर्शियल बैंक जो सेटअप करेंगे पेमेंट बैंक के लिए, जो कि डिमांड डिपॉजिट पे काम करेंगे। और इसका रजिस्टर्ड बॉडी रहेगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा, कंपनी एक्ट 2013 के तहत लिस्टेड रहेगी। लाइसेंस दिया जाएगा सेक्शन नंबर 22 बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और कीप की जाएंगे कैश रिजर्व रेशो इसके CRR इसका काम करेगा। गवर्नमेंट प्रोविजन रहेंगे बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंक एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2017। जैसे हम जाते हैं सुपरमार्केट में तो अपने बैंक के थ्रू हम अपने करवा सकते हैं ना, अपनी पेमेंट कट कर देते हैं, यूपीआई के द्वारा पेमेंट कट कर देते हैं, वो इससे कमाएगा। अब हम बात करेंगे डॉलर रुपये बाई सेल स्वैप अरेंजमेंट।
डॉलर रुपी में बाई और सेलिंग, हम स्वैपिंग करते हैं जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमारी स्वैपिंग होती है मनी की, तो डॉलर से रुपी में बाई और सेल किए जाएंगे। RBI will inject rupee liquidity for longer duration through $10 billion rupee buy sell swap arrangement. It is a foreign exchange tool used by the RBI to maintain liquidity and stabilize the rupee. जैसे हमने रुपी का डेप्रिसिएशन देखा था, वहाँ पे हमने कहा था कि इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे क्या, हमने वहाँ पे देखा था। तो इसी तरह रुपी DSGLI स्कीम देखी थी हमने, और अब हम उसी का ये एक्सटेंड रूप देखेंगे बाई एंड सेल स्वैप अरेंजमेंट पे, क्योंकि टूरिज्म के थ्रू बाई और सेल की जाएंगी, स्वैपिंग की जाएंगी इंडियन रुपी और डॉलर से रुपी में, रुपी से डॉलर में। तो इस वजह से इंडिया ने अपनी लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, रुपी का डेप्रिसिएशन से बचाने के लिए डॉलर रुपी बाई सेल स्वैपिंग प्रोजेक्ट में $10 बिलियन जो कि स्वैप आउट हो चुकी है फॉरेन एक्सचेंज टूल के द्वारा RBI मैंडेटरी लिक्विडिटी स्टेबलाइज रुपी रखेगा। ये कैसे काम करेगा, RBI बाई डॉलर फ्रॉम बैंक्स, इंजेक्ट करेगा रुपी लिक्विडिटी के साथ एंड सेल कर देगा बैंक को लेटर, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म रुपी लिक्विडिटी के साथ विदाउट परमानेंट एक्सपेंडिंग इट्स बैलेंस शीट। वाई इज इट बीइंग डन टू मैनेज सिस्टमेटिक लिक्विडिटी, स्मूथ इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन बूस्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। जैसे बैंक क्या करेगा, ऐसे स्मूथ स्मूथ इंटरकनेक्शन के लिए, इन्फ्लेशन को बूस्ट अप ना होने पाए और फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेटल करने के लिए ये रुपये का ऐसे काम करेगा। लिक्विडिटी डेफिसिट ऑफ इंडियन बैंक में कैसे काम करते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम इनकाउंटर्ड द फर्स्ट लिक्विडिटी क्रंच इज मोर देन ए डिकेड। रीजन क्या रहेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। पिछले एक डिकेड से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई है जो कि लिक्विडिटी को डेफिसिट में जा रही है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी डेफिसिट को कैसे एब्जॉर्ब लिक्विडिटी थ्रू आउट द हायर रेपो रेट्स एंड विड्रॉल कर लेगी ओरिएंटेड मेजर की तरह। जो हाई रेपो रेट, RBI क्या करेगी, हाई रेपो रेट लगा देगी बैंक की वजह से, तो बैंक से सारी लिक्विडिटी सोक आउट कर लेगी, जिससे कि जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी मार्केट में उसको कंट्रोल कर सके। इसलिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज पे लगाई जाएगी। RBI फ्रिक्वेंट डॉलर सेल टू स्टेबलाइज द रुपी, अपने रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए। इसलिए जो इससे पहले लिक्विडिटी डेफिसिट के लिए उन्होंने जो स्वैपिंग की गई थी मनी को, उसलिए डॉलर को सेल कर दिया था। प्रेसिस्टेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो रहेगा, इंक्रीज वॉलेंट्री एंड टाइटन डोमेस्टिक लिक्विडिटी के साथ। RBI कैसे इन्फ्यूज करेगा लिक्विडिटी इन बैंक्स में, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। RBI अनाउंस कर देगा परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 60,000 crores इन 3 ट्रांजेक्स 20,000 crore ईच में। और जो ओपन मार्केट जो परचेज एंड सेल करेंगे सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री के टाइम, यहाँ पे ना जब लिक्विडिटी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी, अपने सारा सक कर लेगा रेपो रेट के थ्रू, तो फिर क्या करेगा, ओपन मार्केट में अपने बॉन्ड्स को बेच देगा कि भैया तुम अपने मार्केट में अपने बॉन्ड सिक्योरिटीज को 60,000 करोड़ रुपए में 20-20 हज़ार की एक 3 किस्त में से परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो सिक्योरिटीज को, जिस वजह से जो ओपन मार्केट वो सब कर देगा और इसे RBI रेपो रेट के दौरान सक कर लेगा पूरा लिक्विडिटी, उसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रखेगा। कट कैश रिजर्व रेशो CRR 50 बेसिक पॉइंट में 4% इन दिसंबर 2024 में हो चुके हैं। और प्रोपोर्शन ऑफ द फंड बैंक मस्ट पार्क विद RBI। रेपो रेट रिपर्चेज एग्रीमेंट ऑफ रिपर्चेज ऑप्शन के द्वारा कट कर देगा रेपो रेट 2025 बेसिक पॉइंट 6.25% के साथ, बूस्ट अप कर देगा लिक्विडिटी को, और इसी प्रकार से लिक्विडिटी फिर मार्केट में आ जाएगी और बैंक बोरो कर देगा मनी फ्रॉम RBI शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट बोल देंगे। और इसी प्रकार वेरिएबल रेपो रेट्स भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल पे काम करेगा, जो डिसाइड करेगा मार्केट बेस्ड ऑप्शंस को। 2 से 14 दिन के बीच का ये पूरा सिस्टम रहेगा, जिसे हम एक ओवरनाइट लोन्स पे बोलते हैं। RBI बैंक से लेते हैं, बैंक RBI से लेता है ओवरनाइट, 6 से 14 दिन का भी रहता है। रीपेमेंट फाइनेंशियल गोल्ड एक्सक्लूजन्स की ड्राफ्ट प्रपोजल, लोन टू वैल्यूज में, प्रूफ टू ओनरशिप में, गोल्ड वैल्यूएशन में काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, स्टेबल कॉइन्स क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कि एक एसेट्स लाइक फ्लैट गोल्ड टू मेंटेन स्टेबल वैल्यू, प्रोवाइड ए स्टेबल अल्टरनेटिव वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइंस फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शन। टाइप ऑफ स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, फाइट कोलराइज स्टेबल कॉइन रहेंगे जो पैक आउट कर देंगे स्पेसिफिक एसेट्स लाइक फ्लैट करेंसीज पे। तो एंटिटी बिहाइंड द स्टेबल कॉइन मेंटेन इज रिजर्व और द एसेट्स और एसेट्स बैकिंग व स्टेप कॉइन। क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन करेंगे दे कोलैबोरेशन बाय अदर क्रिप्टो करेंसीज, नॉन कोलेटरल
एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन्स रहेंगे जो बेस्ड किए जाएंगे डिमांड टू कीप प्राइस स्टेबल के साथ। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होता है? वर्चुअल डिजिटल एसेट डिजिटली स्टोर ट्रांसफरेबल ट्रांस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू की बात करेंगे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ सिक्योर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। टाइप्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो कि रहेंगे क्रिप्टो करेंसी, जो डिजिटल करेंसी सिक्योर की जाएगी क्रिप्टो मेथड के द्वारा, एनेबल की जाएगी, सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज कर दी जाएगी ट्रांजेक्शन। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू सिमिलर टू डिजिटल गोल्ड। नॉन फंडेबल टोकन्स रहेंगे जो नॉन इंटरचेंजेबल रहेंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे डिजिटल ओनरशिप को सच एज आर्ट, म्यूजिक, वीडियोस के द्वारा। आप अपने एंटिटीज़ को कॉपीराइट के द्वारा रख सकते हैं। इंडियन क्रिप्टो करेंसी फ्रेमवर्क 2013 में आया था जो कंसर्न करेगा वर्चुअल करेंसीज को लेकर, लाइक बिटकॉइन, और वॉन्ट करेगा WVDAs को अनरेगुलेटेड होने पर, लीड करेगा पोटेंशियल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के टाइम पर। 2018 में RBI इशू करेगा सर्कुलर और वैलिड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर ऑफरिंग करेगा सर्विस टू बिजनेस इन्वॉल्व वर्चुअल करेंसीज। 2020 में IMA वर्सेस RBI, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया 2018 की रूलिंग को, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक ऑफर सर्विसेज टू बिजनेस इन्वॉल्व करेंगे वर्चुअल करेंसीज को। वहाँ पे सर्कुलेटेड वॉलेटेड फंडामेंटल राइट्स ट्रेड आउट कर देगी 1991G और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इसलिए कट कर दिया था। 2021 में इंडिया गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगा ड्राफ्ट बिल जो कि बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वाइल स्टिमुलेट द ग्राउंड वर्क ऑफ सेंट्रल डिजिटल करेंसीज के द्वारा। अब बैंक कैन नॉट चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऑन UPI ट्रांजेक्शंस। और 2023 में VDAs वर ब्रोट अंडर द प्रिवेंशन मॉनिटरी लॉन्ड्रिंग PMLA के तहत आ गए थे। 2025 में इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया जो एक्सप्लिसिटली क्लासिफाइड करेगा VDA को प्रॉपर्टी एंड कैपिटल एसेट्स के साथ अलाइन कर लेगा कंट्री लाइक UK, US एंड ऑस्ट्रेलिया को। क्रिप्टो रिसीव की जाएगी गिफ्ट के थ्रू, बिकम टैक्सेबल एट स्लेब रेट्स के द्वारा, यानी जिसे एक्सीड कर दे 50 टैक्स स्लेब रेट के द्वारा ही क्रिप्टो रिसीव की जाएगी। क्योंकि अगर वन क्रिप्टो एसेट लॉस हो जाता है कैन नॉट ऑफसेट गेन फ्रॉम अनदर क्रिप्टो एसेट्स। क्रिप्टो रिलेटेड लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड द लेटर फाइनेंशियल ईयर में कैरिड आउट नहीं किया जाएगा। जो कि VDA ग्लोबली रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स में रहेगा, UK, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी टैक्स अंडर कैपिटल गेन रूल के तहत आएगा। ग्लोबल कंसेस में IMF, FATF, FSB वर्चुअल सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेगी। इस तरह UPI एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस रहेगा जो 2016 में MPCI के द्वारा था। पीयर टू पीयर इंटरबैंक ट्रांसफर रहेगा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज रहेगी जो मोबाइल नंबर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा फ़ोनपे, GPay के द्वारा की जाएगी। अब UPI लाइट क्या होता है? UPI लाइट अलाउ यूजर टू मेक पेमेंट अप टू 2000 रुपये विदाउट पिन ऑथेंटिफिकेशन के द्वारा आप UPI लाइट कर सकते हैं। UPI 123 पे ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, एनेबल UPI सर्विसेज फॉर फीचर फोन यूज विदाउट इंटरनेट, एम्पावर कर देगा रूरल और डिजिटल एरिया में पॉपुलेशन UPI 123 पे के द्वारा। UPI चलेगा कैंपिंग। NPCI अवेयरनेस इनिशिएटिव प्रमोट करेगा सेफ एंड इजी UPI यूसेज के लिए एजुकेशन दी जाएगी, लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप सेफली UPI और UPI इलाइट के द्वारा स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं। UPI सेकेंडरी मार्केट कैसे सिंप्लीफाई कर देगा IPOs एप्लीकेशन को, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट UPI इंकरेज कर देगा, ब्रॉडर फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन कर देगा। UPI टैप एंड पे फैसिलिटी रहेगी स्मार्टफोन्स के द्वारा जो लोअर यूसेज को मेक वन टू गो पेमेंट के लिए काम करेगा। स्कैन और QR कोड्स के द्वारा, वन टैप एंड पे सिस्टम स्कैन करके किया जा सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रेस्ट्रिक्ट कर देंगे लोन डिपॉजिट विड्रॉल के द्वारा, जो RBI की इम्पोजिशन की जाएगी 6 मंथ मोनेटाइज करके। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मेंबर ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहती है जो सर्व करेगी अर्बन SME अर्बन कम्युनिटीज़ को, स्मॉलर बोरर्स को, माइक्रो बिजनेसमैन को। अंत्योदय सक्रिय मंडली लीगल बेसिस रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, डुअल रेगुलेटरी बॉडी रहेगी। बैंक रेगुलेटरी एक्ट 1949 के तहत काम करेगा। कोऑपरेटिव कुंभ 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर में रही थी जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इसके द्वारा हेल्ड, UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन माना गया था 2025 को, जो कि UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन 2025 लॉन्च किया गया था, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इंडिया में
2025 में कोऑपरेशन कुंभ 2025 लॉन्च किया क्रेडिट सेक्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है, जहाँ शक्कर डिजी पे एंड शंकर डिजी लोन वर लॉन्च बाय द हेल्प स्मॉल यूसीबीज को देने के लिए की गई थी। अब यहाँ पे डिफरेंस करेंगे कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक होते क्या हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो प्रमोट करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को और कम्युनिटी वेलफेयर की बात करेंगे। जो कमर्शियल बैंक होंगे वो प्रॉफिट मेक और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। ओनरशिप रहेगी ओन मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ओनरशिप रहेगी गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी की, गवर्नेंस डेमोक्रेट वन मेंबर वन वोट की पर बात करेगी, प्रोपोर्शनल शेयर होल्डिंग की बात करेगी, कस्टमर बेस बात करेगा फार्मर स्मॉल ट्रेडर्स रूरल कंपनीज की यानी नाबार्ड की, और यहाँ इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बात करेगा ग्लोबल क्लाइंट्स की। एरिया ऑफ ऑपरेशन प्राइमरली रूरल और सेमी अर्बन एरिया में, यह अर्बन नेशनल इंटरनेशनली जाएगी। ये रेगुलेशन करेगा आरबीआई प्लस स्टेट कोऑपरेटिव अथॉरिटीज। ये आरबीआई बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 की काम करेगा। अब एनपीएस गोल्ड लोन एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती क्या है। गोल्ड लोन श्योर अगेंस्ट गोल्ड एज कोलेटरल फॉर मीटिंग पर्सनल एग्रीकल्चर बिजनेस नीड्स के लिए। एनपीए लोन रीपेमेंट की जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इज ओवर ड्यू की जाएगी 90 डेज के अंदर। गोल्ड लोन एनपीए जो अलार्म अराइज रहेगा, गोल्ड लोन एनपीए इंडिकेट जो बोरो कर देगा डिस्ट्रेस एंड डीपर सिस्टमेटिक चैलेंजेस देगा फाइनेंशियल सेक्टर में। आरबीआई ऑल्सो रेज कंसर्न ओवर वीक लोन टू वैल्यू एलटीवी मॉनिटर के लिए, क्योंकि एलटीवी इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ द लैंडर इन विल ऑफर रिलेटिव टू अप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द कोलेटरल, कि हम अपने गोल्ड को बेचकर, म्यूचुअल फंड अपने गोल्ड को बेचकर जो है कुछ गोल्ड को गिरवी रखकर अपने काम पूरा करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, तो वो रिस्क माना जाता है क्योंकि अप्रिशिएशन एलटीवी बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो आरबीआई का न्यू फ्रेमवर्क, इसके लिए न्यू फ्रेमवर्क आया जो लोन टू वैल्यू कैप रखेगा। जो कंजप्शन लोन रहेगा सेटअप कर देगा 75% और रेस्ट्रिक्शन कर देगा यूज द सेम गोल्ड फॉर बोथ कंजप्शन एंड इनकम जनरेटेड लोन्स के लिए। बुलेट रीपेमेंट लोन रहेंगे जो प्रिंसिपल इज रिपेड लंप सम के लिए काम आएंगे। एट एंड लम ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द टर्म के लिए 12 मंथ की टेन्योर के लिए काम करेगी। लोन मस्ट बी बेस्ड ऑन रीपेमेंट कैपेसिटी विद डिटेल्ड एंड यूज रिकॉर्ड एंड फंड ट्रैकिंग के साथ। अलाइन गोल्ड लोन पॉलिसीज जो क्रेडिट रिस्क नॉर्म्स के साथ एक्सप्लोजर की जाएगी। बैंक.इन डोमेन में बैंक जो 2025 अक्टूबर में पूरा डिजिटल ऑब्जेक्टिव रहेगा जो डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी के लिए काम करेगा। डोमेन नेम कंट्री कोड टैप लेवल डोमेन रहेगा जो 2 लेवल सेटिंग http://www.di.government.in ऐड करेगा डोमेन नेम, जहाँ पे जैसे हर डोमेन नेम में इंडिया का अलग वो होता है, जैसे 91 अपना इंडिया का है, 92 यूएसए का है, ऐसे। नेशनल इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इंटरनेशनल बॉडी रहेगी, एस्टेब्लिश की 2009 में G20 दैट मॉनिटर एंड मेक रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्राइसिस मैनेजमेंट एंड मॉनिटर की जाएंगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को। इंडिया इज एक्टिव मेंबर रिप्रेजेंट करेगा एफएसबी। पैलेंट्री 3 ऑफिशियल रहेंगे सेक्रेटरी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर, जो कि बैंक नेट मिसलिनियस टॉपिक में बैंक नेट होते क्या हैं। बैंक नेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क रहेंगे, कंसोलिडेट करे जाएंगे इंफॉर्मेशन ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज के द्वारा फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर्स बैंक एंड ऑफर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर टू डिस्कवर वाइड रेंज ऑफ एसेट्स। अपने एसेट्स को बेचने के लिए बैंक नेट ऑथेंटिफिकेशन एक ऑक्शन पूरा एक विंडो रहेगी जहाँ पे लिस्ट आउट की जाएंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को, फ्लैट्स को, इंडिपेंडेंट हाउस को, ओपन फ्लोट्स को, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑक्शन में काम आएंगे। लिक्विडिटी कवरेज रेशो होता है जो आरबीआई मैंडेट करेगा 2.5% एक्स्ट्रा रन ऑफ के साथ मोबाइल बैंकिंग डिपॉजिट के द्वारा एलसीआर नॉर्म्स के द्वारा। रन ऑफ फैक्टर रिफर करेगा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कुड बी विड्रॉल बाय डिपॉजिटर इन ए स्ट्रेस सिनेरियो में कितनी, और बेसल 3 फ्रेमवर्क इसका काम करेगा हाई क्वालिटी एसेट्स के साथ। 30 देगा पीरियड स्ट्रेस कंडीशन का पीरियड रहेगा, और इसमें टॉप 5 नेशन ग्लोबली इसमें चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और फॉरेक्स रिजर्व में काम आएंगे। फॉरेक्स रिजर्व एक्सटर्नल एसेट्स रहते हैं जो आरबीआई के द्वारा इंश्योर किए जाएंगे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के द्वारा। मेंटेन की जाएगी लिक्विडिटी फॉर एक्सटर्नल पेमेंट एंड बिल्ड इन्वेस्ट कॉन्फिडेंस। वहाँ पर रुपये का डेप्रिसिएशन होने के बाद फॉरेक्स रिजर्व के द्वारा ही हम अपनी रुपये का अप्रिशिएट कर सकते हैं बाई स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के द्वारा। इंटरनेशनली रिजर्व एसेट्स एलोकेट की जाएंगी आईएमएफ टू मेंबर नेशन के द्वारा। रिजर्व ट्रांच रहेगी आईएमएफ कोटा दैट कैन बी यूज फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, और गोल्ड रिजर्व रहेंगी करंट इंटरनेशनल प्राइजेस के साथ काम करेंगे। मिनिमम एवरेज बैलेंस रहेगा जो एमएबी पेनल्टी फीस चार्ज करेगी बैंक अकाउंट होल्डर्स के द्वारा, और करंट अकाउंट सेविंग काम करेगी रिड्यूस बैंक फंडिंग के द्वारा। इंडियन हाउस होल्ड डेप्ट एसेट गैप के साथ काम करेंगे। इसी तरह हमने पहला हमारे बैंकिंग एसेट्स को पूरा कर लिया। आरबीआई रिलेटेड एक्सपर्ट जो कि हम कल की क्लास में करेंगे, हम पूरा 5 टॉपिक है, हम 5 दिन की क्लास में पूरा कर लेंगे इनको। थैंक यू वेरी मच टॉपिक इकोनॉमी का बूस्टअप सीरीज़ के लिए धन्यवाद। थैंक यू।